नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। टीचिंग ट्रिल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष कक्षा 9वीं हिंदी की पुस्तक में परिवर्तन आया है। पुस्तक ही परिवर्तित हो गई है, पुस्तक ही बदल गई है। पहले कोर्स ए और कोर्स बी हुआ करता था हिंदी में, उनके लिए अलग अलग पुस्तकें थी और उन पुस्तकों के लिए व्याकरण था। लेकिन इस बार क्योंकि वो कोर्स ए और जो बी का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है, अब सभी के लिए एक साहित्य की पुस्तक आ गई है जिसका नाम है गंगा। गंगा बहुत समय तक बाजार में उपलब्ध नहीं थी। विद्यार्थियों के सामने बड़ी चुनौती थी क्योंकि हर विद्यार्थी उसका PDF नहीं ला सकता था और अध्यापिकाओं के सामने भी चुनौती थी कि पाठ कैसे आखिर पढ़ाया जाए, कैसे व्याकरण करवाई जाए। अब क्योंकि पुस्तक परिवर्तित हुई थी तो उसके साथ में व्याकरण भी बदल गया। व्याकरण के कॉन्सेप्ट तो वही पुराने थे, लेकिन अब वो पाठ के आधार पर हो गए। जैसा कि हम हमेशा से देखते हैं कि हर कक्षा में, चाहे कक्षाएं छोटी हों या बड़ी हों, जितनी भी व्याकरण आती है वो पाठ से संबंधित आती है, क्योंकि व्याकरण का जो भंडार है वो इतना अथाह है, शब्द भंडार इतना अथाह है कि विद्यार्थी कितना याद करें। तो विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए, उनके सुविधा को ध्यान रखते हुए पाठ से आधारित व्याकरण पूछी जाती है। तो मैं कक्षा में व्याकरण कैसे करवाती हूँ या व्याकरण हम किस प्रकार से करवाएं जिससे कि विद्यार्थियों को व्याकरण बहुत आसान लगे, और यदि हमारे पास व्याकरण पुस्तक नहीं भी है तो हमारी वो भी समस्या हल हो जाए। तो मैंने गंगा पुस्तक का ही मैंने एक पाठ लिया है और उस पर मैंने व्याकरण करवाई है। तो देखिए, जब आप व्याकरण करवाएं तो सबसे पहले विद्यार्थियों को बोलिए कि उस शब्दकोश के लिए, अब शब्दकोश में क्या है, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, शब्द के अर्थ भी आ जाएंगे और विद्यार्थियों के लिए बहुत आसानी होगी। तो जब आप पाठ पढ़ाएं तो पढ़ाते समय बच्चों से कहिए कि जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ वो पुस्तक में ही लिख लें, और इसके अलावा जितने उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, पर्यायवाची हैं, उनको वो रेखांकित करते चलें। पाठ की समाप्ति के बाद वो सभी शब्द भंडार आप करवाइए। तो देखिए किस प्रकार से मैंने करवाया है। विद्यार्थियों से कहिए कि वो अपनी अभ्यास पुस्तिका या नोटबुक में इस प्रकार से विभाजन कर लें। एक तरफ वो शब्द लिखें, फिर दूसरे पंक्ति में अर्थ लिखें, उसके बाद उपसर्ग, इसके बाद उसका मूल शब्द, प्रत्यय, विलोम शब्द और पर्यायवाची। स्थान के अभाव में मैंने यहाँ पर मुहावरों का कॉलम नहीं बनाया है, तो वो चाहें तो आप मुहावरे फिर अलग से करवा सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों को व्याकरण मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पाठ हम कक्षा में पढ़वाते हैं और व्याकरण हम घर से करने के लिए दे देते हैं, और विद्यार्थी व्याकरण में वही गलतियां बार बार करते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए व्याकरण समझना बहुत आसान हो जाएगा और उन्हें रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि हम व्याकरण कैसे करानी चाहिए। तो देखिए, पहला शब्द है निबंध। अब निबंध का अर्थ क्या है? नी जमा बंध, यानी नियमों से बंधा हुआ। ऐसी शब्द रचना, ऐसी वाक्य रचना कि जो नियमों से बंधी हुई हो। तो उपसर्ग क्या है? नी मूल शब्द है, इसमें बंध, प्रत्यय नहीं है, इसमें विलोम शब्द भी नहीं है, पर्यायवाची भी नहीं है। अब दूसरा शब्द देखते हैं, संबद्ध। अब मानक वर्तनी की हम बात करें तो हम इस तरह से करते हैं, लेकिन क्योंकि लेखक ने ये शब्द जैसे लिखा है हम उसको ज्यों का त्यों लेंगे। तो शब्द है संबद्ध। संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ। तो सम जमा बद्ध, यानी आप जहाँ जहाँ देखेंगे संधि हो या उपसर्ग हो, जहाँ जहाँ माँ आएगा वहाँ वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा शब्द को बनाते समय, जोड़ते समय। अगला शब्द है हमारा दुर्बोधता। अब शब्द दुर्बोध भी है या दुर्बोधता। दुर्बोध क्या है? जो कठिनाई से समझ में आए। तो शब्द है, इसका उपसर्ग है दुर। अब रा के नीचे हम हल चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार से आप चाहें, जब दुर्बोध आप बता रही हैं तो बच्चों को अन्य उदाहरण भी दीजिए, दुर्बल, दुर्गम। तो इस प्रकार के उदाहरण देकर के बच्चे उस शब्द से संबंधित और भी शब्द सीख जाएंगे। तो शब्द है, उपसर्ग है दुर, मूल शब्द है बोध और प्रत्यय है ता। विलोम शब्द पर्यायवाची इसमें नहीं है। अगला शब्द हमारा आता है उल्लास।
अब हमने देखा उल्लास। अब उल्लास यानी खुशी या आनंद। अब उल्लास को जब हम उपसर्ग और मूल शब्द अलग करेंगे तो क्या होगा, ला, जहाँ जहाँ द्वितीय व्यंजन आ रहे हैं वहाँ क्या होगा, जब हम चाहे संधि का परिवर्तन करें, हम चाहे हम उपसर्ग या मूल शब्द अलग अलग करें, तो वो आधा जो व्यंजन है वो ता में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है संधि से संबंधित, और व्यंजन संधि में मैंने इसके उदाहरण दिए हैं। उल्लास, उत जमा लास क्या है, प्रसन्नता, खुशी। तो इस प्रकार के इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अब अगर हम करते हैं उल्लास, अब उल्लास का अगर हम विलोम शब्द देखेंगे तो विषाद हो जाएगा। विषाद यानी एक उल्लास की खबर आई या विषाद की खबर आई। अगला शब्द है कर्कश। अब कर्कश, कर्कश क्या है, मूल शब्द है कर्कशता। अगर हम प्रत्यय इसमें जोड़ते हैं तो इसमें ता जुड़ जाएगा, यानी कि अच्छा, कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। उसका स्वभाव बहुत कर्कश है, उसका स्वभाव बहुत ही मृदु है या मधुर है। उसकी कर्कश वाणी सुन करके सभी बहुत दुखी हुए, उसके मधुर स्वर को सुन करके सभी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे, कर्कश के कटु, कठोर, कड़वे, कड़वे भी हो जाएंगे। एक हम उदाहरण और लिख सकते हैं, कड़वे वचन, कड़वे। अब देखते हैं अगला शब्द है विनोद। विनोद का अर्थ क्या होगा, मजाक। इसमें ना कोई उपसर्ग है, ना कोई मूल शब्द है, ना प्रत्यय है। अब इसके पर्यायवाची कौन कौन से, परिहास, मनोरंजन, ये इसके पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, अगला शब्द है विज्ञ। विज्ञ अर्थात ज्ञानी, समझदार, जिसको सब पता हो। अब विज्ञ में क्या होगा, विज्ञ का, अब इसमें हम देखते हैं विलोम आ जाएगा, विज्ञ का आ जाएगा अज्ञ। अज्ञ मतलब ना समझ। पर्यायवाची कौन कौन से होंगे विज्ञ के, जानकार, समझदार, विद्वान। इसके बाद हम बात करते हैं बरकत। अब बरकत क्योंकि उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ क्या है, समृद्धि, खुशहाली। तो इसमें पर्यायवाची आ जाएगा तरक्की, प्रगति, लाभ। अगला शब्द है सुधार। सुधार मतलब सुधारने वाला। तो सुधार में मूल शब्द क्या होगा हमारा, उपसर्ग इसमें नहीं होगा, मूल शब्द इसमें सुधार है और अक इसका प्रत्यय है। जैसे सुधारक हो गया, या और भी सारे आप उदाहरण दे सकते हैं। धावक हो गया, पाठक हो गया, पाठ जमा अक। तो ये क्या है, वो क्रिया से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आपका संध्या। तो सम जमा ध्या, ये संस्कृत का शब्द है और धा धातु से बना है ये ध्या। अर्थ इसके पर्यायवाची क्या हैं, सांझ, शाम और गोधूली। अब एक शब्द हम और देख लेते हैं, शब्द है हमारा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब है उत जमा क्षिप्त। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 11वां शब्द, हम एक बार देख लेते हैं। उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त क्या है, फेंका हुआ। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, उत शब्द, ये संस्कृत का शब्द है उत, और इसका मूल शब्द है क्षिप्त। अगर आपको याद हो, उत्क्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ। अगर आपको याद हो तो मैंने जब वर्णमाला करवाई थी तो मैंने आपको बताया था ड़ और ढा, ये दो व्यंजन हैं, ये उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, जिनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, या हम इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये उदाहरण है कि किस प्रकार से आप अपनी कक्षा में व्याकरण करवा सकते हैं। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, बहुत प्रभावी तरीका है। आप इसी प्रकार से कक्षा में करवाइए और यहाँ तक कि परीक्षा में भी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो हम बहुत सारे जो लास्ट ईयर के पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर होते थे उनको हम सॉल्व करते थे। तो उसी प्रकार से जब विद्यार्थियों को आप जब काम इस तरह से करवाएंगे, कक्षा में करवाइए, और जब आप उनको रिवीजन में करवाएंगे तो जितने सारे पाठ हैं उनके पहले एक दिन उपसर्ग ले लीजिए, विद्यार्थियों से उपसर्ग करवाइए। आपका
चेकिंग का काम ना बढ़े तो उसके लिए आप एक काम कर सकती हैं, पहले आप प्रश्न पत्र ब्लैक बोर्ड पर तैयार कर दीजिए और जब वो बच्चे सभी उस प्रश्न को लिख लें, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए जिस प्रकार से मैं करती हूँ कक्षा में, सबसे पहले मैं शब्द लिख लेती हूँ। जैसे निबंध मान लीजिए मैंने लिख लिया, अब मैंने कहा कि इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द छांटते हैं। फिर मैं विद्यार्थियों से पूछती हूँ कि इसमें उपसर्ग क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा। फिर विद्यार्थियों को मैं समय देती हूँ और वो अपना काम कर लेते हैं। तो मैं पूछती बाद में हूँ, पहले उनको समय देती हूँ। मैंने अपना पूरा काम कर लिया और काम करने के बाद मैंने उनको समय दिया कि मैं आपको 5 मिनट का समय दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। विद्यार्थी सॉल्व कर लेंगे अपने सारे, उनको उपसर्ग और प्रत्यय को या उपसर्ग और मूल शब्द को लिख लेंगे। उसके बाद जब उनका काम हो जाता है, उसके बाद में फिर एक एक शब्द मैं स्वयं लिखती हुई चलती हूँ और विद्यार्थी फिर क्रॉस चेक करते हैं। तो विद्यार्थियों को समय के समय, क्योंकि देखिए टाइम से फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। जब विद्यार्थी देखते हैं कि ये किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आप उस समय उसके नियम भी समझाते हुए चलिए, तो विद्यार्थी उन कॉन्सेप्ट को भूलते नहीं हैं और उनके लिए ग्रामर बहुत आसान हो जाती है। तो यकीन मानिए ये वीडियो केवल टीचरों के लिए नहीं, केवल अध्यापिकाओं के अध्यापक के लिए नहीं, बल्कि अभिभावक और विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही उपयोगी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताइए कि आप अपनी कक्षा में व्याकरण किस प्रकार करवाती हैं और परीक्षा के समय आप व्याकरण का किस प्रकार का अभ्यास करवाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।